अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। होता क्या है ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? होता क्या है बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है जब एक बिजनेस कंप्लीटली क्लोज हो जाए, जब एक बिजनेस को हम बंद करें, जो इसका बिजनेस होगा, जो इसके अफेयर्स होंगे उनको हम क्लोज करें, बिजनेस को ही क्लोज डाउन करें, तो उसको हम नाम देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रेफर्स टू द वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है वो क्लोज हो जाता है, वो वाइंड अप हो जाता है और उसके जो भी अफेयर्स होते हैं, उसके जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको क्लोज किया जाता है और इसके बाद फर्म की रिलेशन जो होती है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, वो सारी रिलेशन इसके बाद खत्म हो जाती है, तो इसको हम नाम देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन में बेटा क्या होता है, जो भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं उनको सेल किया जाता है, जो भी बिजनेस के लायबिलिटीज होते हैं उनको पे ऑफ किया जाता है। इसके बाद कोई भी रिलेशन, कोई भी रिश्ता, कोई पार्टनर्स में नहीं रहता है, तो इसको हम नाम देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और बेटा डिसोल्यूशन जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला कि डिसोल्यूशन ऑफ, दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बेटा क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनका एग्रीमेंट चेंज होता है, मगर फर्म जो होती है, फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू करता है, फर्म अपना बिजनेस क्लोज नहीं करता है, फर्म अपना बिजनेस वाइंड अप नहीं करता है। सिंपली क्या होता है, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो चेंज होता है, जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है बिटवीन द पार्टनर्स और नया एग्रीमेंट बन जाता है पार्टनर्स में, मगर बिजनेस जो है बिजनेस कंटिन्यू करता है, बिजनेस रन करता रहता है, तो इसको हम नाम देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मगर बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होता है, एग्रीमेंट भी खत्म हो जाता है और बिजनेस भी खत्म हो जाता है। जैसे आपको याद होगा, आपने पढ़ा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपने पढ़ा है, या आपने पढ़ा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आपने पढ़ा है रिटायरमेंट, आपने पढ़ा है। तो उन सारी चीजों में क्या होता है, उन सारी चीजों में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। उनमें ओल्ड एग्रीमेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट बन जाता है बिटवीन द पार्टनर्स, मगर फर्म जो थी वो कंटिन्यूअसली अपना बिजनेस चला रही थी। मगर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में बेटा क्या होता है, यहाँ पे टोटली एक बिजनेस जो होता है वो क्लोज हो जाता है, उसके सारे अफेयर्स, उसके सारे एसेट्स को सेल किया जाता है, उसके सारी लायबिलिटीज को पे किया जाता है। अब डिसोल्यूशन कितने तरीकों से हम कर सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन या टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन या मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन। बेटा डिसोल्यूशन के 5 मोड्स है, मैं यहां पे लिखूंगा मोड्स। डिसोल्यूशन के बेटा 5 मोड्स हैं। सबसे पहला मोड जो है उसको हम नाम देते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, आप लोगों को पता है जब हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एग्रीमेंट करना पड़ता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो उस एग्रीमेंट की वजह से हमारी पार्टनरशिप बिजनेस का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उसको हम नाम देंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इसमें सबसे पहला है कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर हर कोई पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स है, हर कोई पार्टनर ये कंसेंट देता है कि नहीं जी हमें बिजनेस को क्लोज करना है, नहीं जी हमें बिजनेस को वाइंड अप करना है, वो पार्टनर्स आपस में एग्री कर रहे हैं कि हम बिजनेस को क्लोज करेंगे, हम बिजनेस को वाइंड अप करेंगे, तो इसको हम नाम देते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। जब भी पार्टनर्स आपस में एग्री करेंगे कि हमें अपने बिजनेस को क्लोज करना है, हमें अपने बिजनेस को वाइंड अप करना है, तो इसको हम नाम देंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। या दूसरा लिखा है इसमें इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट। बेटा एग्रीमेंट में ही लिखा है कि हमें फलानी टाइम पे, हमें फलानी मतलब जब हमारा ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, या हमें फलानी टाइम पे हमें बिजनेस को क्लोज करना है, हम इस बिजनेस को चलाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, हम इस बिजनेस को चलाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो एग्रीमेंट में ही लिखा है कि कब हमें अपने बिजनेस को क्लोज करना है, क्या सिचुएशन होनी चाहिए, क्या मतलब कंडीशंस होने चाहिए, जिन कंडीशंस में, जिन सिचुएशंस में हम अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे, तो इसको भी हम नाम, यानी कि हमारे एग्रीमेंट में ही लिखा है, तो इसको भी हम नाम देंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। दूसरा है बेटा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। जब एक बिजनेस कंपल्सरली हमें डिसॉल्व करनी पड़े, तो कब एक बिजनेस को हमें कंपल्सरली डिसॉल्व करना पड़ता है,
कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें हमें अपने बिजनेस को कंपल्सरली डिसॉल्व करना पड़े, कंपल्सरली वाइंड अप करना पड़े। इसके लिए सबसे पहला है व्हेन ऑल और वन पार्टनर बिकम्स बैंकरप्ट। बेटा जब हर कोई पार्टनर या एक पार्टनर का एक पार्टनर या हर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया निकल जाता है हमारे पार्टनर्स का। हमारे दिवालिया निकलने का मतलब है कि हमारे जो पार्टनर्स है वो उनका इतना लॉस हुआ है कि वो अब इस कंडीशन में नहीं रहे हैं कि वो अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। इतना ज्यादा लॉस हुआ है बिजनेस का कि हमारे पार्टनर्स अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो बिजनेस की लायबिलिटीज को पे कर सके, तो उसको हम नाम देते हैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट उसको नाम देते हैं। तो जब पार्टनर्स बैंकरप्ट हो जाएंगे, जब एक पार्टनर या सारे पार्टनर्स बैंकरप्ट हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, जब उनके बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ता है, हमें बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ता है। दूसरा है व्हेन बिजनेस बिकम्स इलीगल। जब आपका बिजनेस इलीगल हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? कंपल्सरली हमें अपने बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अभी आप लोग देख रहे हो सिगरेट बिजनेस जो है ये बूम पे है, अभी बहुत ज्यादा सिगरेट बिजनेस चल रहा है, मगर साथ में वार्निंग्स आ रही है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ या सिगरेट स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड एट ऑल पब्लिक प्लेसेस। तो अगर फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर निकलता है नो सिगरेट शुड बी टोटली बैंड, इट शुड बी टोटली अवॉइडेड, तो सिगरेट की जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स होंगे, सिगरेट के जितने भी पार्टनरशिप के बिजनेस होंगे, वो क्या बनेंगे? वो इलीगल बनेंगे, बिकॉज वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि इनको क्लोज करो, तो वो इलीगल बनेंगे। वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे आपको कंपल्सरली अपने बिजनेस को क्लोज करना है। जब भी आपका बिजनेस इलीगल बन जाएगा तो आपको क्लोज करना है अपने बिजनेस। तीसरा है व्हेन सम अकरेंस हैज टेकन प्लेस। बेटा सम अकरेंस का मतलब यहां पे ये है कि जब आपका कोई पार्टनर एलियन बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारा कोई पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है, उसमें एक पार्टनर जो है वो चाइना का है, एक पार्टनर चाइना का है और बाकी सारे पार्टनर जो है, या एक पार्टनर चाइना का है, एक पार्टनर इंडिया का है, वो हिंदुस्तान में या चाइना में पार्टनरशिप का बिजनेस चला रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? चाइना और इंडिया में वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, चाइना और इंडिया में जंग छिड़ गई, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? अगर चाइना का बंदा यहां पे बिजनेस कर रहा है तो उसको तो अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा, दैट मींस पार्टनरशिप बिजनेस को कंपलसरी क्या करना है? क्लोज करना है। या अगर इंडिया का बंदा है वहां पे चाइना में बिजनेस कर रहा है तो उसको भी अपने घर वापस आना है और पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करना है? क्लोज करना है। तो ये भी एक कंपलसरी सिचुएशन है जहां पे आपको अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। बेटा ये है दूसरा जहां पे हम अपने बिजनेस को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तीसरा है इमरजेंसी में। थर्ड वन इमरजेंसी में हमें अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ता है, जिसको हम नाम देते हैं इमरजेंसी रेजोल्यूशन। बेटा इमरजेंसी में कब कब हमें अपने बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है? इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि अगर हमने पार्टनरशिप बनाया है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, अगर हमने पार्टनरशिप बिजनेस को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया है, तो वो पीरियड खत्म होने के बाद, वो टाइम खत्म होने के बाद हमारा बिजनेस जो है वो वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। जैसे दो कॉन्ट्रैक्टर्स इन्होंने एग्रीमेंट किया है। कॉन्ट्रैक्टर्स यूजुअली हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स यूजुअली अलग अलग होते हैं, मगर दो कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया? उन्होंने एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाया, मगर इनने बोला कि हम ये पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल खत्म हो गया तो इनका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा।
तो इसको हम बोलते हैं कि डिसोल्यूशन जो हो गई वो इमरजेंसी में हो गई। ऑल्दो ये पार्टनर्स उसके बाद नहीं बोलेंगे, ये चाहते नहीं है कि हम क्लोज करें, मगर स्टिल इनको अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा, क्लोज कर, बिकॉज इन्होंने पहले ही बोला है कि हम बिजनेस को चलाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो इसको हम नाम देते हैं इमरजेंसी डिसोल्यूशन। दूसरा इसमें है इमरजेंसी डिसोल्यूशन में जब पार्टनर्स ने क्या किया है, जब इन्होंने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, वंस दैट ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, आपका पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो इमरजेंसी से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। लाइक यही कॉन्ट्रैक्टर्स की हम लोग एग्जांपल लेंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम काम करेंगे, हमें एक ब्रिज बनाना है, हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप में एक ब्रिज बनाना है, मगर ये ब्रिज जो है ये हम पार्टनरशिप में बनाएंगे। दो कॉन्ट्रैक्टर्स आपस में मिले तो इनने बोला कि हम एक ब्रिज बनाएंगे, हम ब्रिज मतलब पार्टनरशिप में बनाएंगे। वंस दैट ब्रिज इज कंप्लीटेड तो इनका पार्टनरशिप बिजनेस जो है क्लोज हो जाएगा। तो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए आपने पार्टनरशिप का बिजनेस बनाया था, वंस वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों का बिजनेस जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बेटा ये हो गया दूसरा कि इमरजेंसी में दूसरा क्या है। तीसरा है बेटा जब कोई फेलो पार्टनर जो है उसकी डेथ हो जाती है, जब आपका कोई फेलो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में भी आप कभी कभी, ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं, तो कभी कभी उस सूरत में भी पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। और चौथा इसमें है जब ए पार्टनर्स जो है वो बैंकरुप्ट हो जाएंगे। ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा कि बैंकरुप्ट क्या होता है। तो जब पार्टनर्स बैंकरुप्ट हो जाएंगे तो उस सूरत में भी हम पार्टनरशिप बिजनेस को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ जो है दैट इज डिसोल्यूशन बाय नोट्स। डिसोल्यूशन बाय नोट्स बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एट विल आप लोगों ने पढ़ा होगा। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, उसमें एग्रीमेंट में ही लिखा होता है कि जब भी कोई पार्टनर चाहे, जब भी कोई पार्टनर जब भी कोई पार्टनर चाहे तो वो पार्टनरशिप बिजनेस को एक नोटिस देनी है तो उससे वो पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व कर सकता है, उससे वो पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज कर सकता है। तो पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, जब एक पार्टनर को लगता है कि मेरे साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है या दूसरे कोई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो बाकी पार्टनर्स को क्या कर सकता है, एक नोटिस दे सकता है। तो उस नोटिस से क्या उस नोटिस से वो क्या कर सकता है, वो एक पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व कर सकता है, वो एक पार्टनरशिप बिजनेस को कंप्लीटली क्लोज कर सकता है। मगर ये खाली होता है पार्टनरशिप एट विल में। पार्टनरशिप एट विल मैं यहां पे लिखूंगा पार्टनरशिप एट विल। इसमें क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर चाहे, जब भी कोई पार्टनर को लगता है कि मेरे साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है या दूसरा कोई रीजन होगा, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, वो पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज कर सकता है। लास्ट वन जो है इसका दैट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। फिफ्थ वन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। बेटा एक फर्म जो है जब वो डिसॉल्व हो जाती है तो या तो वो वॉलंटरी डिसॉल्व करेंगे या खुद ही डिसॉल्व करेंगे, या डिसोल्यूशन बाय कोर्ट हो सकता है। कोर्ट से ऑर्डर आ सकता है कि फर्म को डिसॉल्व करो, फर्म को बंद करो। कोर्ट कब अपना ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को डिसॉल्व करो? बेटा जब जो आपका फेलो पार्टनर है जब वो मेंटली इल पर्सन बन गया। नंबर 1, फेलो पार्टनर becomes mentally ill person। जब
आपका जो फेलो पार्टनर है, जब आपका जो दूसरा पार्टनर है जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, जब वो मेंटली इल पर्सन बन गया, जब वो पागल हो गया, तो उस सूरत में आप लोगों को क्या करना है? उस सूरत में कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इस बिजनेस को क्लोज करो, इस बिजनेस को वाइंड अप करो। तो ये पहला रीजन है जब हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि आपको अपना बिजनेस क्या करना है, क्लोज करना है। दूसरा, जब कोई पार्टनर इनइफेक्टिव बन जाता है टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, टू परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब एक पार्टनर अब मतलब इस सूरत में नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है, उसकी एनर्जी अब खत्म हो गई है, वो अब अपनी जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी पार्टनरशिप बिजनेस में, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाता है, वो उन ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो यहां पे क्या है, यहां पे भी एक बिजनेस को बेटर रहता है क्लोज करना ही। जहां पे भी कोर्ट से ऑर्डर आता है कि एक बिजनेस को, इस बिजनेस को क्लोज करो, जहां पे एक पार्टनर अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर पाता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वहां पे भी एक कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इस बिजनेस को क्या करो, क्लोज करो। दूसरा इसमें है पार्टनर इज नॉट एबल टू फुलफिल his responsibilities। और तीसरा, जब एक पार्टनर, कोई पार्टनर डिसऑनेस्ट हो गया, ये मिसकंडक्ट कर रहा है बिजनेस को, ये पार्टनर बोलता है चलो अगर बिजनेस का नुकसान हो भी गया तो वो खाली मुझे नहीं होगा, वो दूसरे पार्टनर्स को भी हो जाएगा, तो ये डिसऑनेस्ट हो गया, ये ऐसी हरकतें करता है, ये ऐसी मतलब ऐसी एक्टिविटीज करता है जिनसे बिजनेस को नुकसान हो जाता है, और इसकी गलतियों की वजह से दूसरे पार्टनर्स को भी सफर करना पड़ता है, इसकी गलतियों की वजह से दूसरे पार्टनर्स को भी प्रॉब्लम हो जाती है, डिसऑनेस्ट हो गया, मिसकंडक्ट कर रहा है, तो यहां पे भी कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इस बिजनेस को क्या करो, क्लोज करो। जब एक पार्टनर मिसकंडक्ट करता है और जिसका इंपैक्ट बाकी लोगों पे पड़ता है, जिसका इंपैक्ट बाकी पार्टनर्स पे पड़ता है, तो यहां पे भी कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इस बिजनेस को क्या करो, क्लोज करो, वाइंड अप करो। मिसकंडक्ट बाय पार्टनर, मिसकंडक्ट बाय पार्टनर। बेटा लॉस्ट ये था हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, मतलब डिसोल्यूशन का। अब हमें पढ़ना है कि डिसोल्यूशन में हम लोग कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं। बेटा डिसोल्यूशन में आपको सिंपली मैं बोलूंगा 3 अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, और तीसरा आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ता है। ये 3 अकाउंट है जो डिसोल्यूशन में आपको मेनली बनाने पड़ते हैं। पहला मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट आप लोगों ने बनाया है, वो इजी है, वो कोई मसला नहीं है। खाली यहां पे आपको सुनना है कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है और इसको हम कैसे बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहला अकाउंट जो हम पार्टनरशिप बिजनेस में बनाते हैं, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि हम पार्टनरशिप बिजनेस में काम करते हैं, हम बिजनेस के एसेट्स को सेल करते हैं और बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनको पे करते हैं। तो इन एसेट्स को सेल करने के लिए, इन लायबिलिटीज को पे करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम नाम देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखो ये चीज, एसेट्स को सेल करने के लिए और लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है बेटा, ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट।
और नॉमिनल अकाउंट में आप लोगों को पता ही है कि डेबिट साइड से आते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस। डेबिट साइड एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं डेबिट साइड से, और क्रेडिट साइड से बेटा आता है इनकम्स और गेन्स। ये आता है क्रेडिट साइड से। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप लोगों को क्या करना है, सिंपली मैंने बोला कि एसेट्स को सेल करना है और लायबिलिटीज को पे करना है। ये याद रखोगे आप लोग। और दूसरी चीज जो याद रखनी है, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड से आएंगे और इनकम्स और गेन्स क्रेडिट साइड से आएंगे। अब क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस हम किन को बोलेंगे, लॉसेस हम किन को बोलेंगे, इनकम्स किन को बोलेंगे, गेन्स किन को बोलेंगे? बेटा जो भी आपके एसेट्स होते हैं, एसेट्स जो भी आपके एसेट्स होते हैं उन पे आपने खर्चा किया है। एसेट्स जब परचेज करते हो तो खर्चा करते हैं, उन पे आपने एसेट्स पे खर्चा किया है। तो जो भी आपके एसेट्स होते हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने एक्सपेंसेस मानना है। आपके बैलेंस शीट में एसेट्स दिए होंगे तो वो सारे एसेट्स को आपने मानना है कि हमने ये खर्चा किया है, एसेट्स पे खर्चा किया है, तो उनको आपने एक्सपेंसेस मान के डेबिट साइड से लेना है। और जो भी आपके लायबिलिटीज होते हैं, लायबिलिटीज, जब उन लायबिलिटीज की हम लोग पेमेंट करेंगे तो ये भी हमें मानना है, जब हमने लायबिलिटीज को पेमेंट की, ये भी हमें मानना है कि ये हमारे लिए खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, तो इसको भी कहां से दिखाना है, डेबिट साइड से दिखाना है। अब एसेट्स, जब हम एसेट्स को सेल करेंगे, एसेट्स को जब हम सेल करेंगे बेटा, ये हमें मानना है ये हमारे लिए इनकम है। एसेट्स को सेल किया तो ये हमारे लिए इनकम है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड से। और लायबिलिटीज जो थी, ये लायबिलिटीज हमारे लिए ऑलरेडी इनकम थी, बिकॉज ये हमने किसी से पैसा लिया था, तो ये लायबिलिटीज हमें इनकम माननी है और इनको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड से। सबसे पहले जो आपके एसेट्स दिए होंगे, क्वेश्चन में जो आपके एसेट्स दिए होंगे, जो आपके क्वेश्चन में एसेट्स दिए होंगे, उन सारे एसेट्स को आपने डेबिट साइड से लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड से। मैं बनाऊंगा भी, रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा भी। फिलहाल आप समझो कि जो भी आपके एसेट्स होंगे वो सारे एसेट्स को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है डेबिट साइड से एट देयर बुक वैल्यूज। जो उनका वैल्यू बैलेंस शीट में दिया होगा उसी वैल्यू पे आपको उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड से ट्रांसफर करना है। और जितने भी लायबिलिटीज होंगे उन सारे लायबिलिटीज को आपने क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करना है। उसके बाद जब आपने सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए, जब आपने सारे लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को सेल ऑफ एसेट्स करना है, एसेट्स को सेल करना है। एसेट्स को जब आपने सेल किया, ये हमारे लिए इनकम बन गई, तो इसको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड से। जितने भी एसेट्स आप लोग सेल करोगे तो उसको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करना है, मतलब लिखेंगे बाय कैश अकाउंट या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितने भी आपके लायबिलिटीज होंगे, जब आप उनकी पेमेंट करोगे या आपके लिए खर्चा बनेगा, तो उसको डेबिट साइड से रिकॉर्ड करना है। एसेट्स को ट्रांसफर किया डेबिट साइड से, सेल किया क्रेडिट साइड से, लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड से और पेमेंट किया डेबिट साइड से। यह है रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बेटा कंपेयर करना है। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड बड़ा होगा तो लॉस है। वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आपको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो आपको पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं ये रियलाइजेशन अकाउंट आप लोगों को बनाऊंगा, इसका फॉर्मेट आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे बनाना है। बेटा सबसे पहले मैं यहां से लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। जितने भी एसेट्स आपके बैलेंस शीट में दिए होंगे वो सारे एसेट्स आपको यहां से लेना है।
आपको लैंड दिया है तो लेना है, आपको बिल्डिंग दी है तो लेनी है, आपको प्लांट दिया है तो लेना है, मशीनरी दी है, फर्नीचर दिया है, फिक्सचर दिया है, फिटिंग्स दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, जो भी आपको एसेट्स दिए होंगे बैलेंस शीट में, वो सारे एसेट्स आपको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड से लिखने हैं। यानी कि हमने उनको बैलेंस शीट से निकाला और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। मगर याद रखोगे बेटा, जब आप एसेट्स को ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो कुछ चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना है। कैश होगा आपके बैलेंस शीट में तो कैश को आप लोग ट्रांसफर नहीं करोगे। बैंक बैलेंस होगा आपके बैलेंस शीट में तो बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करोगे। और कोई फिक्टिशियस एसेट होगा तो उसको आप ट्रांसफर नहीं करोगे। अब यहां पे क्वेश्चन रेज होता है, क्यों सर, क्यों नहीं करेंगे? अगर हमने सारे एसेट्स को डेबिट साइड से ट्रांसफर करना है तो कैश को क्यों नहीं करेंगे ट्रांसफर, बैंक बैलेंस को क्यों नहीं ट्रांसफर करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स को क्यों नहीं ट्रांसफर करेंगे? सबसे पहले बेटा, हम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करते हैं? बिकॉज हमें इन एसेट्स को सेल करना है और वहां से कैश लेना है, इसीलिए हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को। ये सारे एसेट्स, आपने लैंड ट्रांसफर किया, आपने बिल्डिंग ट्रांसफर किया, आपने मशीनरी ट्रांसफर की, फर्नीचर ट्रांसफर किया, स्टॉक, डेटर्स, जितने भी आपको के एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स आपने ट्रांसफर किए डेबिट साइड से। क्यों ट्रांसफर किए? बिकॉज ये एसेट्स हमें सेल करने हैं और वहां से कैश रियलाइज करेंगे। कैश तो कैश ही है तो कैश को रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए हम कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। बैंक बैलेंस तो कैश ही है, बैंक बैलेंस को ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज हमने ऑलरेडी कैश हमारे पास जमा है तो कैश मतलब रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। और फिक्टिशियस एसेट क्यों ट्रांसफर नहीं करते? बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स में का कोई वैल्यू नहीं होता है। लॉस, फिक्टिशियस एसेट की एक एग्जांपल है लॉस। लॉस को कोई पैसा नहीं देगा, ठीक है बेटा, तो लॉस में कुछ आएगा ही नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स में कुछ आता ही नहीं है, तो इसीलिए हम फिक्टिशियस एसेट्स को यहां पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं यहां पे लिख के रखूंगा, जब आप एसेट्स को ट्रांसफर करोगे, फॉर एग्जांपल लैंड होगा, बिल्डिंग होगी, प्लांट होगा, मशीनरी होगी, एटसेट्रा, जितने भी एसेट्स होंगे उनको आप डेबिट साइड से ट्रांसफर करोगे। मगर यहां पे मैं लिख के रखूंगा एक्सेप्ट कैश, बैंक बैलेंस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इनके बगैर जो भी आपके बैलेंस शीट में एसेट दिया होगा उनको आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड से। अब लाइबिलिटीज कहां से आएंगे? बेटा लाइबिलिटीज आएंगे क्रेडिट साइड से, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। जितने भी आपके आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो क्रेडिट साइड से आएंगे। आपके क्रेडिटर्स है, आपके बिल्स पेएबल है, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आपका बैंक लोन है, वो सारे हैं आएंगे क्रेडिट साइड से। मगर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्रेडिट साइड से नहीं आएगी। पार्टनर का कैपिटल होता है, पार्टनर का रिजर्व होता है, पार्टनर का लोन होता है, तो वो आपको इसमें नहीं लेने हैं। खाली क्या लेने हैं? आउटसाइड लाइबिलिटीज। जो आउटसाइड लाइबिलिटीज होते हैं, क्रेडिटर्स होंगे, बैंक बैलेंस, बैंक लोन होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, बिल्स पेएबल होगा, वो सारे लेने हैं क्रेडिट साइड से। मगर बेटा पार्टनर्स की लाइबिलिटी यहां पे नहीं लेनी है, पार्टनर का कैपिटल नहीं लेना है, पार्टनर का लोन होगा वो नहीं लेना है। तो जब आपने एसेट्स को मैं यहां पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे आएंगे क्रेडिट साइड से। जब आपने इनको ट्रांसफर किया, एसेट्स को भी ट्रांसफर किया, लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर किया, तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एसेट्स को सेल करना है बेटा। एसेट्स को सेल करेंगे क्रेडिट साइड से बिकॉज ये हमें माननी है, ये हमारे लिए इनकम है, तो एसेट्स को क्रेडिट साइड से सेल करनी है। जब हम सेल करेंगे एसेट्स को तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। मैं लिखूंगा यहां पे सेल ऑफ एसेट। जितने भी एसेट आपने सेल किए, आपने लैंड सेल किया, बिल्डिंग सेल की, मशीनरी सेल की, प्लांट सेल किया, जितने भी एसेट्स यहां पे सेल किए उनको कितना आया, कितना कैश आया, वो सारा यहां पे लिखना है। हां, अब यहां पे और एक पॉइंट है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट लिया तो फिर कैश अकाउंट नहीं लिखना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
एसेट टेकन बाय पार्टनर, एसेट टेकन बाय पार्टनर, किया हमने एसेट इसको सेल, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है। बेटा लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस बन जाएगा, तो इसको डेबिट साइड से दिखाएंगे। अगर हमने खुद दिया है टू कैश अकाउंट लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अगर किसी पार्टनर ने एक लाइबिलिटी पे की है, अगर किसी पार्टनर ने दी है, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। तो बेटा उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद जब हमने सारे एसेट्स को भी ट्रांसफ़र किया, एसेट्स को सेल भी किया, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र भी किया, सेल भी किया, तो लास्ट पे आप लोगों को क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, क्रेडिट साइड बड़ा है कि डेबिट साइड बड़ा है। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड बड़ा होगा तो लॉस है। वो प्रॉफिट या लॉस आपको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये था ऑल अबाउट कि हम कैसे बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट।